हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी का ज्ञान स्टडीज एकेडमी यूट्यूब चैनल में। ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्ज़ाम देना है और जिनका सब्जेक्ट यानी कि जो आर्ट्स से पढ़ रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है। तो आज के सेशन में क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 को देखने वाले हैं। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें यानी कि क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 2 को देखेंगे जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इससे पहले का क्लास में मैंने चैप्टर 2 का जो है यानी कि 12th क्लास के हिस्ट्री चैप्टर 2 का पार्ट 1 को कवर करा चुके हैं। तो आप लोग अगर उसे नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और आज ये जो क्लास जो लेकर के आया हूँ ये चैप्टर 2 का पार्ट 2 होने वाला है क्योंकि इससे पहले जो है पार्ट 1 को कवर कर चुके हैं। तो आप लोग उसे देख लीजिएगा तो ये जो है पार्ट 2 यानी कि सही तरीके से समझ में आएगा। तो उसे जरूर से जरूर आप लोग जो है पार्ट 1 को जाकर के देख लीजिए और ये पार्ट 2 होने वाला है। तो क्लास को थोड़ी सी भी मिस मत करिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और क्लास में पूरी तरीके से बने रहिए और क्योंकि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण 2026 के लिए होने वाला है। तो अगर चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और क्लास अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना कोई समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। देखेंगे इससे पहले जो है हमने यानी कि पार्ट 1 को जो कवर करा चुके हैं तो अभी जो है देखने वाले हैं पार्ट 2 यानी कि यहाँ तक का जो पहले इसे कवर करा चुके हैं। आज जो देखने वाले हैं ये व्यापारियों और शिल्पकारों का संगठन को देखने वाले हैं। तो ये होता क्या है? व्यापारियों शिल्पकारों का संगठन मतलब व्यापार किसी भी वस्तु को आदान प्रदान करना जैसे खरीदना और बेचना व्यापार कहलाता है। तो करने वाले और चीज़ों बनाने वाले लोग अलग अलग संघ में यानी कि अलग अलग समूह में रहा करते थे जिन्हें श्रेष्ठी भी कहा जाता था। तो अगर पूछा जाए श्रेष्ठी क्या होता है तो व्यापार करने वाले और चीज़ों को बनाने वाले लोग अलग अलग संघ में रहा करते थे जिन्हें श्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेष्ठी कहा जाता था। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। और इसी में है कि संगठित तो होते थे और ये लोग सामान पहले खरीदते और फिर बाजार में बेचते थे। तो यही तो होता है कि किसी भी वस्तु को यानी कि खरीदना और फिर इसे बाजार में ले जाकर के बेचना व्यापार होता है। तो ये पहले किसी भी वस्तु को यानी कि क्या सामान को पहले खरीदते और फिर जो है ना इसे बाजार में बेच देते थे। जैसे इसमें कौन कौन से लोग आ सकते हैं जो कि पहले सामान को खरीदते थे फिर बाजार में ले जाकर के बेचा करते थे। तो ये जैसे बुनकर हो सकते हैं। तो बुनकर कौन हो सकता है? जैसे स्वेटर बुनने वाला। उन्हीं उनसे जो यानी कि देखो अभी क्या यानी कि अपने हस्त से यानी कि देखिएगा हाथ से यानी कि बुनकर लोग जो है ना यानी कि स्वेटर और भी बहुत सारे चीजों यानी कि बुनने का काम करते हैं। सुनार भी हो सकता है। सुनार तो आप लोग जानते ही हैं। लोहार, व्यापारी और गुरु ये लोग यानी कि आदि ये सब समूह जो है ना यानी कि इसके अंदर में यानी कि शामिल है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे में कहा जा रहा कि नदी मार्गों का व्यापारी उपयोग 6वीं शताब्दी यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से व्यापार करने के लिए नदियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। मुख्य रूप से कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि नदी जो है इस नदियों के रास्ते मार्ग का मतलब होता है रास्ता। तो इस नदियों के मार्ग से होते हुए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मतलब के ईसाई धर्म के जो प्रवक्ता है, ईसाई धर्म के जो को यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है उनके जन्म से यानी कि पहले का समय को ईसा पूर्व कहते हैं। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म से पहले से ही नदी के रास्ते से होते हुए व्यापार करने का जो है ना मार्ग शुरू है।
यानी कि नदी के रास्ते से ही जो है ना व्यापार यानी कि किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। ये जो है व्यापार करने के लिए नदियों का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने लगा और व्यापार का यह जाल उत्तर अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, बंगाल, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक जो है ना फैला था। कहने का मतलब है कि ये जो नदी से होते हुए, नदी के मार्ग से, रास्ते से जो व्यापार होता था, ये व्यापार करने के लिए नदियां बहुत ही जो है यानी कि ज्यादा इस्तेमाल में, यानी कि लोग इसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे, ये ज्यादा इस्तेमाल में आता था। ये व्यापार करने का जो है ना जाल ये कहाँ तक था? तो ये जो है यानी कि उत्तर अफ्रीका, पश्चिम एशिया, बंगाल, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। उम्मीद है ये भी टॉपिक आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे जो है लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे कहा जा रहा कि गुप्त काल में सिक्कों का गिरावट, गुप्त काल में जो है सिक्कों का गिरावट आया। अब ये जाहिर सी बात है कि सिक्का जो है ना प्रचलन यानी कि चलाने का काम में जो आता था, इससे लोग जो है ना अपने यानी कि क्या अर्थव्यवस्था को बनाए रखते थे, इससे लोगों को फायदा हुआ करता था। गुप्त काल के अंतिम समय में सिक्कों का चलन जो है ना घटने लगा, यानी कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। अब किसी भी वस्तु को जो है ना खरीदने के लिए हमें सिक्कों यानी कि मुद्रा की आवश्यकता। भारत का मुद्रा क्या है? रुपया है। तो मुद्रा की जो है ना आवश्यकता हुआ करता था। गुप्त काल में जो कि अंतिम समय में सिक्कों का चलन घटने लगा, यानी आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ गई। आर्थिक स्थिति क्या पड़ गई? कमजोर पड़ गई। आगे की ओर बढ़ते हैं। ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत, जैसे इतिहास के बारे में हमें जानकारी किस किस माध्यम से मिलता है? तो इतिहास की जानकारी जिससे मिलता है ना, उसे हम लोग स्रोत के नाम से जानते हैं। बीते हुए घटनाओं का वर्णन करना इतिहास कहलाता है। तो ये इतिहास जो है आज से हजारों साल पहले क्या हुआ था, क्या घटनाएं घटी थी, इसके बारे में जो जानकारी जिससे मिलता है उसे स्रोत कहते हैं। तो ये शिलालेखों से और अभिलेखों से हमें राजाओं की भाषा, शासन की तिथि, संदेश आदि की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कहने का मतलब है कि ये शिलालेख से मिलता है, अभिलेख से मिलता है। ये अभिलेख क्या होता है? तो किसी जो है कह सकते हैं कि कठोर धातु अथवा यानी कि किसी भी दीवार पे हो सकता है, मंदिर के दीवार पे हो सकता है, किसी भी ज्ञानी की, देखिएगा एकदम सिंपल भाषा में बतलाते हैं, कहेंगे कि किसी भी कठोर सतह पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। देखेंगे किसी भी कठोर सतह पर लिखा गया लेख क्या कहलाएगा? तो अभिलेख कहलाता है। ये अभिलेख हो गया। और ये इसमें अभिलेख में राजा की भाषा क्या थी, शासन किस तरीके से करते थे, तिथि क्या थी, जबकि यानी कि देखिएगा राजा लोग युद्ध किया करते थे, उसके तिथियों के बारे में जानकारी मिलती है कि कितने तारीख को यानी कि युद्ध हुआ था अभिलेख में। संदेश आदि की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दोस्तों उम्मीद है कि ये भी टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखेंगे अगले टॉपिक में क्या कहा जा रहा है कि मूर्तियों से पहचान। मूर्तियों से ये क्या पहचान? तो मूर्तियों से यह पता चलता है कि कौन सा राजा किस रूप में पूजनीय था। मतलब कि कौन सा राजा, कौन सी मूर्ति, कौन सी यानी कि देखिएगा कि किसे जो यानी कि पूजा किया करते थे। जैसे सम्राटों का देवता, सम्राटों को देवता के रूप में दिखाया गया है। तो ये हमें जानकारी मूर्तियों से मिलती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक में कहा जा रहा कि राजा का नाम देव कुमार आदि होना। कुछ शासन अपने नाम में देव कुमार या उपाधि जोड़ते थे जिससे वे खुद को ईश्वर जैसा दिखा सके। यानी कि कुछ जो है शासक जो हुआ करते थे, शासक वो राजा के नाम से मिला करके अपना नाम रखते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो राजा जो नाम रखा तो नाम यानी कि जैसे देव कुमार,
तो ये देव कुमार जो है ना, ये देव के नाम से मिला करके रख दिया। क्यों रखा ऐसा? क्योंकि वो खुद को ईश्वर जैसा दिखा सके, ईश्वर जैसा दिखा सके, इसीलिए। उम्मीद है कि ये भी टॉपिक बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। सांस्कृतिक शब्दों का प्रसार, यानी सांस्कृतिक शब्द का प्रसार, प्रचार। जैसे राजाओं के शासन से कई सांस्कृतिक शब्द दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचते थे। मतलब संस्कृति शब्द जो है ना, ये दूर दूर के क्षेत्रों तक पहुंचते थे। किस तरीके से? तो प्रसार के जरिए, मतलब प्रचार के जरिए। अभी होता है कि नहीं होता है कि अभी देखिएगा, किसी भी बात को लेकर के अगर प्रचार, यानी कि अगर लोगों को बतलाना है तो प्रचार करा दिया जाता है। ये शब्द जो है ना, पुराण, पांडुलिपि, संस्कृत ग्रंथों और अनुवादों से फैलते थे। ये जो है यानी कि फैलता था, किस तरीके से प्रचार होता था? प्रसार का मतलब ही होता है प्रचार। ये शब्द जो है ना, पुराण से, पांडुलिपियों से आना और ये संस्कृत ग्रंथों और अनुवादों से फैलता था। ये पांडुलिपि जो शब्द है, ये पांडुलिपि होता क्या है? तो ताड़ के पत्तों पर लिखे गए लेख जो है ना, लिखे गए लेख, ये पांडुलिपि कहलाता है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक में कहा जा रहा है कि तमिल संगम साहित्य। दक्षिण भारत में संगम कालीन साहित्य से हमें ग्राम्य जीवन, प्रेम, युद्ध, नीति, कृषि, धर्म आदि की जानकारी मिलती है। तमिल संगम जो है ना, एक साहित्य लेख है, किताब है, जिसमें दक्षिण भारत के बारे में जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत में संगम कालीन साहित्य से, ये तमिल संगम साहित्य, या कह सकते हैं कि दक्षिण में संगम साहित्य, दक्षिण भारत में संगम कालीन साहित्य से हमें ग्राम यानी गांव के बारे में, गांव जीवन के बारे में, लोगों के प्रेम के बारे में, युद्ध के बारे में, नीति के बारे में, कृषि के बारे में, धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये संगम कालीन साहित्य से हमें ग्राम, गांव में रहने वाले लोग कैसे रहते थे, जीवन कैसा था, प्रेम, युद्ध, नीति, खेती, धर्म आदि के बारे में जानकारी मिलती है। उम्मीद है कि ये भी टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना बहुत ही जो है यानी कि क्लास को लाने में मेहनत लगता है। तो आप लोग के एक लाइक से जो है हमें बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इससे आप लोग का ही फायदा होने वाला है, क्योंकि 2026 में अगर एग्जाम देंगे तो ये जो इम्पोर्टेंट यानी कि इससे हो जाएगा, जिससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप लोग को भी कुछ फर्ज बनता है कि एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। गुप्त काल में भूमिदान। ये भूमिदान क्या होता है? तो राजा लोगों को, विशेष रूप से ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं को जमीन दान में देते थे। तो गुप्त काल में क्या होता था कि राजा लोगों को जो है ना, यानी कि ब्राह्मणों को और धार्मिक संस्थाओं को जमीन जो है ना दान में दिया करते थे। तो जमीन को जो दान में दिया जाता था, यही भूमि दान होता है। ये जो है यानी कि गुप्त काल में राजा लोग जमीन किसे दान करते थे? तो ब्राह्मण को करते थे, धार्मिक संस्थाओं को करते थे। बोलिए बोलिए साथ में, किसे करते थे दान? ब्राह्मणों को करते थे, धार्मिक संस्थाओं को करते थे। ये जो है यानी कि राजा लोग जमीन को दान जो करते थे, ये भूमि दान कहलाता है। ब्राह्मणों को जो है ना दान दिया करते थे, जमीन का दान। यही होता है भूमि यानी जमीन, यानी भूमि, भूमि दान। उम्मीद है कि ये भी टॉपिक बहुत ही सरल भाषा, बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। भूमि दान की जानकारी शिलालेख से मिलता है। बहुत से शिलालेख बताते हैं कि किसे कितने भूमि दी गई। भूमि के साथ कर प्रणाली और अधिकार भी दिए जाते थे। कहने का मतलब है कि शिलालेख से जानकारी मिलता है भूमि दान के बारे में, और शिलालेख से ये भी पता चलता है कि किसे कितनी भूमि दी गई है। भूमि के साथ साथ कर प्रणाली, यानी कर यानी कि क्या होता है? कर यानी कि टैक्स जो होता है ना, टैक्स, यही टैक्स को एक कर कहा जाता था। तो ये प्रणाली अधिनियम के बारे में भी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार। क्या महिलाओं को संपत्ति का अधिकार क्या था? तो महिलाओं के यानी कि सीधे संपत्ति का अधिकार नहीं था।
लेकिन अगर वे विधवा होती थी तो उन्हें जो है ना गृह भूमि पर अधिकार मिल जा सकता था। कहने का मतलब है कि उस समय की प्रचलन में जो है, उस काल में महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार नहीं हुआ करता था। महिलाओं को सीधे संपत्ति का अधिकार नहीं होता था, लेकिन अगर विधवा हो जाती है, उसके पति का अगर मृत्यु हो जाता है, तो उन्हें गृह भूमि पर जो है ना अधिकार मिल जाता था। मतलब जो घर की जो भूमि है उस पर कुछ जो है ना अधिकार मिल जाता था, वो रह सके, लेकिन पूरी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं हुआ करता था, अधिकार नहीं हुआ करता था। उम्मीद है ये भी टॉपिक सही तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक में, राजधानी और उप राजधानी। ये क्या होता है? तो राजा की राजधानी के अलावा कभी कभी दुर्ग यानी कि किला भी यानी कि राजनीतिक केंद्र होता था। यहाँ से भी जो है राजनीति चलाया जाता था। इसी को जो है यानी कि क्या, तो राजधानी और उप राजधानी की उपाधि दी गई। राजधानी के अलावा भी एक दुर्ग होता था, कभी कभी वो दुर्ग जो हुआ करता था, वो दुर्ग को कभी कभी किला जो यानी कि दुर्ग जो किला होता था, इसे कभी कभी राजनीतिक केंद्र भी बना दिया जाता था। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों ये जो टॉपिक इसमें बतलाया जा रहा कि लेखन प्रणाली की सीमा, ये लेखन प्रणाली की सीमा इस टॉपिक में बतलाया जा रहा है। ये क्या होता है? तो कुछ शब्दों के अर्थ समय के साथ बदल जाते हैं, इसलिए अभिलेखों के पढ़ने और समझने में कठिनाई होती है। कुछ शब्द को यानी कि देखिए शब्द का अर्थ ही क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो इसीलिए जो है ना अभिलेख को पढ़ने और समझने में कठिनाई होती है। समय के साथ साथ शब्दों का अर्थ बदलता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक का रहा वेदों की संख्या। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, देखेंगे वेदों की संख्या कितनी, कहेंगे वेदों की संख्या 4। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है? पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कहने का मतलब है मुख्य रूप से दोस्तों कि ये जो वेद जो होता है, ये हिंदुओं का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेद को जो है आप लोग टॉपिक को नोट्स कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि टॉपिक को जो है ना नोट्स करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है ना एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक है। इसे आप लोग या तो फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसे ले लिए, बहुत ही अच्छा किया आप लोगों ने। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों देखेंगे अगले टॉपिक में कहा जा रहा है कि ऋग्वेद, स्तुति और मंत्र। जैसे ये जो वेद जो होता है, इसमें सबसे पहला वेद था ऋग्वेद। ये ऋग्वेद स्तुति और मंत्रों का वेद है। इसे मंत्र के बारे में जानकारी मिलता है। ये सबसे प्राचीन वेद है। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी टॉपिक है। इसको कलर यानी कि पेन का कलर को अभी चेंज कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है यानी कि ये टॉपिक है। ये जो है ना पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो बतलाना तो पड़ेगा ना कि सबसे पुराना वेद कौन है। तो सबसे पुराना वेद जो है वो है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। और ये ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है। इसमें प्राचीन यानी कि कह सकते हैं कि ये जो है प्राचीन लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व, इसमें यानी कि ईसा पूर्व में इसमें जो है ना 1028 सूक्त का अर्थ होता है मंत्र। जैसे कि देखे होंगे कि यानी कि पुरोहित लोग जो होते हैं, पंडित लोग, वो जो है ना मंत्र का उच्चारण करते हैं, मंत्र पढ़ते यानी कि सूक्त। और ये ऋग्वेद में कितने सूक्त? 1028। ऋग्वेद में सूक्त कितने? 1028 है। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, यानी कि बतलाते हुए चलिएगा आप लोग, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने सूक्त? 1028। सूक्त का अर्थ होता है मंत्र। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। देवताओं की स्तुति अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम आदि, ये सामाजिक जानकारी जो है ना हमें ऋग्वेद में ही मिलती है। अग्नि के बारे में, इंद्र के बारे में, वरुण के बारे में, सोम के बारे में आदि ऋग्वेद में ही जानकारी मिलती है। अग्नि जो है ये आग के देवता है, इंद्र जो है ये जल के देवता है, और यानी कि सोम या ये वरुण जो है ना ये युद्ध के देवता है, और सोम जो है ये एक पेय पदार्थ है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगी। अग्नि किसके देवता? आग के देवता। इंद्र ये जल के देवता, वरुण युद्ध के देवता, और सोम एक पेय पदार्थ है। ठीक है, सोम एक पेय पदार्थ है। उम्मीद है ये भी टॉपिक सही तरीके से और सहज तरीके से समझ में आ गया होगा।
बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर दोस्तों। ये महत्वपूर्ण बिंदु है इनका। ये 1500 वर्ष यानी कि वर्षों तक उपमहाद्वीप में कई बदलाव हुए। 1500 वर्षों तक उपमहाद्वीप में क्या हुआ? 1500 वर्षों तक उपमहाद्वीप में कई बदलाव हुए, जैसे समाज में बदलाव, संस्कार, नगर शासन आदि, ये सब में जो है ना चेंजिंग देखने के लिए मिला दोस्त। शासन में चेंजिंग मिला, नगर चेंज हो गया, संस्कार लोगों का चेंज हुआ, समाज में रहने वाले लोगों का में चेंजिंग देखने में परिवर्तन मिला। ये जो है सूचना के स्रोत अभिलेख। जैसे कहने का मतलब है कि सूचना का स्रोत हमें किससे मिलता है? अभिलेख से, मोहरों से और सिक्कों से और ग्रंथों से। ग्रंथ यानी कि लिखे गए किताब जो होता है वो ग्रंथ होता है। सिक्के से मिलते हैं, मोहरों से मिलते हैं, अभिलेख से भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? तो सूचना के बारे में स्रोत, सूचनाओं के बारे में जानकारी, सूचनाओं के बारे में जानकारी अभिलेख से, मोहरों से, सिक्कों से और ग्रंथ से। उम्मीद है ये भी टॉपिक सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला है ब्राह्मी लिपि दोस्तों। ये ब्राह्मी लिपि में राजा के आदेश लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि में क्या लिखे गए हैं? राजा के आदेश। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के परिवर्तन काल माना गया। लोहे का उपयोग, नगरों का विकास, लोहे का उपयोग बढ़ गया, नगरों का विकास हो गया। ये ब्राह्मी लिपि में राजा के आदेश के बारे में जानकारी मिलती है। राजा के आदेश लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में, इसीलिए। और ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को जो है यानी कि परिवर्तन का यानी कि काल मिला है। जैसे लोहे का उपयोग बढ़ा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, नगरों का विकास हुआ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ये जो मौर्य साम्राज्य के बारे में जो हमने पहले टॉपिक में यानी कि पार्ट 1 में बतलाया, ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो है कौन थे? तो ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक को आपने कमेंट्स में जो है इसका उत्तर देना यानी कि दीजिएगा जल्दी से। ये जो है मौर्य साम्राज्य, इसके संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की यानी कि एक पुत्र था जिनका नाम था बिंदुसार। ये चंद्रगुप्त के बाद जो है ना बिंदुसार बनते हैं राजा। और बिंदुसार के बाद फिर बिंदुसार का एक पुत्र होता है जिनका नाम था यानी कि महान अशोक। क्या नाम था? अशोक नाम था। और यही अशोक जो है यानी कि बहुत ही यानी कि मगध का जो है ना यानी कि बहुत ही शक्तिशाली शासक माना जाता है। पहले जो है मगध यानी कि ये जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र जो है यानी कि इसी का ही यानी कि नाम यानी कि अब जो है ना पटना है। ये जो मगध जो है, मगध कहने का मतलब है कि आज का जो बिहार है, आज का जो बिहार है यही जो है मगध था। और ये बिहार जो नाम जो पड़ा, ये बिहार जो नाम पड़ा है ये बौद्ध धर्म के बौद्ध ग्रंथ से यानी कि लेकर के बौद्ध धर्म में विहार होता है। और उसी विहार से जो है ना इसका नाम बिहार पड़ा। क्योंकि बौद्ध धर्म का संस्थापक दोस्तों कौन है? तो महात्मा बुद्ध है। और ये यानी कि महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति बिहार के जो है ना कहा तो बोध गया में, बिहार के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान मिला था। और फिर अंत में यानी कि क्या होता है कि अशोक जो शासक जो थे, अशोक ये जो है ना कलिंग से यानी कि 400 सालों तक युद्ध लड़ता है। एग्जाम में पूछा जाता है कलिंग का युद्ध कितने सालों तक चला? बोलेंगे 400 सालों तक चला। ठीक है, तो वो कलिंग की जो है ना हार हो गए थे। हजारों के हजार की संख्या में लोग घायल हो गए थे और कई लोग मारे भी गए थे, जिससे बहुत दुख हुए थे अशोक महान। और ये जब अशोक महान जब दुखी हो गए तो उस समय से जो है ना ये अपने अस्त्र शस्त्र को सबको जो है ना त्याग देता, अपने हथियार को, बोलता आज के बाद युद्ध करना बंद। ये युद्ध करना ही बंद कर देते हैं। और फिर उस समय से जो है ना ये यानी कि अशोक सम्राट जो है ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। कौन सा धर्म को अपनाते हैं ये? तो ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। और ये बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इन्होंने जो है ना एक नए धर्म यानी कि क्या शुरू किए थे? तो अशोक ने जो है यानी कि एक जो है यानी कि क्या तो धम्म की शुरुआत किए थे। तो वो कौन से सम्राट थे जिन्होंने धम्म की शुरुआत की? तो बोलेंगे अशोक थे। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये भी आई पॉइंट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये अशोक जो है यानी कि धम्म की शुरुआत किए थे।
धम्म महामात्रों की शुरुआत किसने? अशोक ने। अशोक किस वंश का? तो ये याद रखेंगे, मौर्य वंश का। ये जो है अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। अशोक के दादा का नाम क्या था? तो अशोक के दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य नाम था। और चंद्रगुप्त मौर्य, तो अशोक के पिता बिंदुसार थे। अशोक के पिता बिंदुसार थे। अशोक जो है ना यानी धम्म महामात्र की शुरुआत किए थे, और इन्होंने अपने मंत्रियों को यानी कि ये भी बतलाया कि धम्म की जो है ना प्रचार प्रसार करिए। और ये धम्म में बतलाया गया क्या है? तो धम्म में बतलाया गया बड़ों का सम्मान, छोटों का आदर, लोगों के साथ अच्छा सलूक, लोगों के साथ सही तरीके से पेश आना, किसी के साथ ज्यादती नहीं करना। ये था धम्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इस प्रश्न को कि धम्म महामात्र का शुरुआत अशोक ने किया था। आगे की ओर बढ़ते हैं, ये टॉपिक तुम्हें देख समझ में आ गया होगा। देखते हैं, यानी कि देखेंगे इसमें जो है ना यानी कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद, उसमें जो है ना यानी कि मगध भी था, जो कि आज की जो है ना बिहार है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, है ना। ये जो है यानी कि मगध, कुरु, पांचाल, वज्जी, अवंती, ये जो है 1 2 3 4 और 5, ये 5 का 5 जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद थे, बहुत ही जो है मुख्य महाजनपद थे। मगध, कुरु, पांचाल, वज्जी और अवंती। साथ साथ में बोलते हुए चलिए, दोहराइए आप लोग। महाजनपद संख्या 16, मगध, कुरु, पांचाल, वज्जी, अवंती, ये सब क्या है? प्रमुख थे। कौन कौन से महाजनपद प्रमुख थे? बोलिएगा आप लोग। मगध, कुरु, पांचाल, वज्जी और अवंती। अब देखने वाले हैं कि 16 महाजनपद थे, तो ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे, ये तो जानना बहुत जरूरी है। 16 महाजनपद कौन कौन से थे? तो पहला था अंग, दूसरा था काशी, तीसरा सॉरी पहला था अंग, है ना दोस्तों। पहला क्या था? तो पहला क्या था दोस्तों? तो पहला का नाम यानी कि देखेंगे कि महाजनपद की संख्या 16 कितने हैं? 16। पहला यानी कि महाजनपद कौन सा था? तो पहला नाम महाजनपद जो था वो था अंग, दूसरा था मगध, तीसरा कौन था? काशी, चौथा कोसल, पांचवा वज्जी, छठा मल, सातवां चेदी और आठवां वत्स थे। ये स्क्रीनशॉट आप लोग फट से जल्दी से ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उम्मीद है ले लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे। ये 16 महाजनपद थे, कितने? 16। और ये जो है 8 यहाँ तक देखें। अभी आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 9वां नंबर में कौन आएगा दोस्तों। तो ये जो है यानी कि देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर इसमें बताया जा रहा कि 9वां था कुरु, 10वां पांचाल, 11वां में कौन था? मत्स्य, 12 में सूरसेन, 13 में था अश्मक, 14 में अवंती, 15 में गंधार और 16 में कंबोज। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए। चलिए जल्दी लीजिए, ले लिए, बहुत ही बढ़िया। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? तो यानी कि देखिएगा, ये जो है आगे टॉपिक, यानी कि कहने का मतलब है कि आगे टॉपिक को जो है ना टाइप करके नहीं हिलाएं, आगे टॉपिक को जो है ना कुछ और बात को बतला देते हैं। ये तो सबसे शक्तिशाली जनपद जो था वो था मगध। और मगध के शासक, महान शासक कौन थे? तो अशोक थे। और ये अशोक ने किसकी शुरुआत की थे? धम्म की शुरुआत। धम्म महामात्र की शुरुआत किसने? अशोक ने। अशोक किस वंश का है? मौर्य वंश का है। अशोक किस वंश का है? मौर्य वंश का है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, ये टॉपिक आप लोगों को सही तरीके से, सरल सहज तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज अगर समझ में आ गया है तो इसे लाइक कर दीजिए ना, इसे लाइक कर दीजिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल को क्लास अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसे फैला दीजिए और बतलाइए कि एक चैनल है जिसका नाम है ज्ञान स्टडीज एकेडमी। और ये ज्ञान स्टडीज एकेडमी में यानी कि क्लास 12 की संपूर्ण तैयारी, आर्ट्स की यहाँ तैयारी कराई जाती है, चाहे जो सभी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, या तो फिर सोशियोलॉजी हो या फिलॉसफी हो, वो सारे सब्जेक्ट की जो है तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। तो क्लास अच्छा लगे तो लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में इस चैप्टर 2 का VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ, VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के
तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी जो है यानी कि ये चैप्टर 2 का जो है यानी कि VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए तो यानी कि आपके पास में नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी जाए और आप लोग उसे याद कर लें, ताकि 2026 में आप लोग जो है यानी कि टॉप कर सके, अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं यानी कि फिर से अगले क्लास में जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।